छोटा मेरा खेत। उमाशंकर। इस कविता में कवि ने किसान की तुलना कवि से की है और खेत की तुलना लिखने वाले पन्ने से की है। इस कविता में कवि ने एक किसान के रूप में खुद को दर्शा है, यानी कवि को दर्शा है। कवि भी एक कर्मठ किसान की तरह ही होता है जो खेतों में बीज बोता है। खेत चौकोर होता है, उसी प्रकार ही कवि भी चौकोर आकार के एक पन्ने में कुछ बीज अंकुरित करता है, यानी लिखता है, जो आगे जाकर एक विशाल रूप धारण करता है। जिस तरह एक किसान अपने खेत के लिए दिन रात मेहनत करता है और खेती करता है, ठीक उसी प्रकार कवि भी दिन रात मेहनत करता है, कविताएं लिखता है और उस कविता को अपने पाठकों तक, अपने पढ़ने वालों तक पहुंचाने के लिए इस हद तक प्रयास करता है कि जिससे कि हर एक पाठक को कवि की बात समझ आ सके। दूसरी ओर कवि कहते हैं कि किसान द्वारा बोए गए बीज की कटाई हो जाती है, यानी बीज जब फसल में बदलता है तो उसकी कटाई हो जाती है और वो कम हो जाता है। मगर कविता का बीज जब एक बार अंकुरित होता है तो उसे कटाई करने से भी वो कभी कम नहीं होता, बल्कि वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे जैसे दिन बीता चला जाता है, वैसे वैसे कविता का बीज और भी ज़्यादा मजबूत होता चला जाता है। वो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि साहित्य रूपी रस कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। इन पंक्तियों में कवि कर्म की तुलना कृषि कर्म से की गई है, यानी कवि के काम की तुलना किसान के काम से की गई है। कवि यहाँ पर पन्नों को खेत कहते हैं, पन्ने यानी जिस पर हम लिखते हैं, और विचारों को कवि ने बीज माना है, यानी जिस तरीके से खेत पर किसान खेती करता है, ठीक उसी तरह पन्ने पर कवि कविता लिखता है। कृषि बीज के माध्यम से खेती उगाता है और कवि अपने विचार रूपी बीज के माध्यम से कविता को लिखता है। जिस तरह किसान खेत में बीज बो देता है और उसके बाद आंधी तूफान इत्यादि के आने के बाद उस बीज का रोपण होता है, यानी वो बीज उगना शुरू होता है, ठीक उसी प्रकार जब कवि के मन में विचार रूपी आंधी उत्पन्न होती है, भाव उत्पन्न होते हैं, तो वही भाव आगे चलकर कविता का रूप धारण कर लेते हैं। कल्पना की रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मुझे कागज का पन्ना एक चौकोर खेत के समान लगता है। आगे चलकर कवि कहते हैं कि जिस तरीके से किसान द्वारा खेतों में सोए हुए बीज को हवा, आंधी, तूफान, वर्षा, नमी, खुश्क, गर्मी आदि प्राप्त होने के बाद बीज अंकुरित होता दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार कविता में भी कवि द्वारा बोए गए बीज को कल्पना के माध्यम से, भाव के माध्यम से ही पोषण प्राप्त होता है। बिना कल्पना के, बिना भाव के कवि द्वारा कोई भी बीज यानी कि विचार अंकुरित नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके बिना तो कविता लिखी ही नहीं जा सकती है। इसलिए कविता लिखते वक्त कल्पना का होना, भावों का होना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं होंगे तो कविता लिख पाना असंभव है। इस चौकोर कागज में जो बीज बोए जाते हैं वो भावनात्मक बीज होते हैं। ये बीज कवि के मन के भाव से उनके अहंकार को समाप्त करते हैं। अहंकार के समाप्त होते ही कवि की रचना में शब्द रूपी अंकुर प्रफुल्लित होते हैं, खिलते हैं। यही अंकुर आगे बढ़कर रचना का रूप ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार खेती के दौरान भी बीज विकसित होता है, जो आगे चलकर पौधे का विशाल रूप धारण करता है और धीरे धीरे वो पौधा पत्तों और फूलों से लदकर अंत में झुक जाता है। झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटी तो पाई सड़की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब पन्ने रूपी खेत में कविता रूपी फूल खिलने लगते हैं तो उसके अंदर एक अद्भुत रस देखने को मिलता है। ये रस अमृत जैसा होता है। कवि के अनुसार ये रचना ऐसे क्षण में, ऐसे पल में रची गई थी जिसका फल उनके जीवन के अनंत काल तक मिलेगा, यानी हमेशा हमेशा तक मिलता रहेगा।
कवि कविता रूपी इस रस को जितना लूटने की कोशिश करते हैं, ये रस उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाता है। कवि के अनुसार पेड़ बड़ा होते होते एक दिन समाप्त हो जाता है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन कविता रूपी खेत कभी भी समाप्त नहीं होता, उसकी कटाई कभी समाप्त नहीं होती और ना ही उसका अस्तित्व कभी खत्म होता है। इन अंतिम क्षण में कवि ने कृषि रूपी फसल का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि उनके कृषि रूपी खेत में अलौकिक फल आ चुके हैं। अलौकिक से यहाँ मतलब कोई ऐसी चीज से है जो ना यहाँ मिलती हो और ना ही किसी दूसरे लोक में मिलती हो। कहने का तात्पर्य ये है कि जब कोई कवि एक कविता को लिखता है तो उसकी कविता के सारे बोल, सारा भाव उसका अपना ही होता है जो अलौकिक होता है। कविता के अलग होने के कारण पाठकों को बहुत ज़्यादा आनंद आता है। जब पाठक ऐसी कविताओं को पढ़ते हैं तो उन्हें परम आनंद मिलता है। उन्हें ऐसा लगता है मानो वो अमृत का पान कर रहे हों, यानी अमृत पी रहे हों। वहीं कवि दूसरी ओर कहते हैं कि जब कल्पना का बीज एक बार रोपण कर दिया जाता है, एक बार बो दिया जाता है, तो ये बीज एक ऐसा बीज होता है जिसको काटने से भी वो कभी कम नहीं होता। ये तो इसके विपरीत बढ़ता ही चला जाता है, क्योंकि ये भावों का बीज है, कल्पनाओं का बीज है, जिसे आप जितना काटेंगे वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता ही चला जाएगा। यही कारण है कि प्रसिद्ध कवि की कविता युगों युगों तक पाठकों को पसंद आती है और कवि द्वारा एक पल में की गई कल्पना एक कलजयी कविता यानी अमर कविता को जन्म देती है। कवि कहते हैं कि आप चाहें जितना ऐसी कविताओं का आनंद ले, लुत्फ उठाएं, लेकिन इनका रस कभी खत्म नहीं होगा। कवि के अनुसार साहित्य का आनंद कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। किसान की फसल खत्म हो सकती है, साहित्य रूपी आनंद कभी खत्म नहीं होगा। कवि अपने चौकन्ने खेत की तुलना अमृत पात्र से करते हैं जो कभी भी खाली नहीं रहता। नभ में पाती बांधे बुगलों के पंख चुराए लिए जाते वो मेरी आंखें, कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, तैती सांझ की सतेज श्वेत काया, हाले हाले जाते मुझे बांध निज माया से, उसे कोई तनिक रो के रखे, वो तो चुराए लिए जाते मेरी आंखें, नभ में पाती बांधे बुगलों के पंख। इन पंक्तियों में कवि बताते हैं कि आकाश में घिरे हुए काले काले बादलों में सफेद बुगलों को मैंने उड़ते हुए देखा है। आगे कवि कहते हैं कि जब ये सफेद बुगले आकाश में पंक्तियों में लाइंस में उड़ते हैं तो मैं सिर्फ उन्हें देखता ही रहता हूँ। पंक्तियों में बुगलों का यूं आकाश में उड़ना मेरी नजरें चुरा लेता है। मुझे ये दृश्य ऐसे लगता है मानो जैसे कोई सफेद काया आसमान पर तैर रही है। कवि आगे कहते हैं कि दृश्य मुझे इतना आकर्षक लगता है कि मुझे ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति ने मुझ पर इस जादू भरे आकाश में बांध लिया है और मैं उस जादू में वशीभूत होकर उस दृश्य को देखने के लिए खोए जा रहा हूँ। कवि अंत में आह्वान करते हैं कि मुझे इस आकर्षक दृश्य को देखने से आकर कोई रोक ले, क्योंकि इस दृश्य को देखने के लिए मैं सब भूल जाता हूँ। मुझे इस वक्त कुछ भी याद नहीं रहता है और अंत में कवि गुहार लगाते लगाते थक जाते हैं और अपने आप को इस मनमोहक दृश्य से बाहर निकालने में असफल हो जाते हैं।